नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 14 जुलाई 2025 ईस्वी और आज का डिटेल न्यूज़पेपर और आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। इस वीडियो में हम लोग जीएसटी को पढ़ेंगे। आज जीएसटी में रिफॉर्म के लिए बोला गया है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे वो है आपका कि सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के द्वारा बिहार में मतदाता सूची में रिफॉर्म को लेकर के काफ़ी बड़े स्तर का अभी अभियान चला हुआ है, तो उसको हम लोग देखेंगे डिटेल में क्या है वो, क्योंकि बिहार का सबसे बड़ा करंट अफेयर इस साल का वही हो गया है जिससे बिहार का हर परिवार, हर आदमी जो है उसको सामना करना पड़ रहा है। इलेक्शन कमीशन का अधिकार, उससे जुड़ी हुई चुनौतियाँ, क्या उसके प्रावधान है संविधान में, इसको भी हम लोग देखेंगे। इसके साथ में और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, टॉपिक होंगे जहां सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि राज्यसभा में 4 लोगों को राष्ट्रपति जी के द्वारा नॉमिनेट किया गया है, तो उसको भी देखेंगे हम लोग। एक और न्यूज़ है यहाँ पर डिजिटल अरेस्ट को लेकर के, ये हम आने वाले वीडियो में इसको पढ़ेंगे। डिजिटल अरेस्ट क्या होता है ये मैं समझा चुका हूँ आपको। कंज्यूमर पैनल एक बॉडी है जिसने फ्लैग किया है कि भाई नोटिस भेजा बैंकों को कि डिजिटल अरेस्ट की इतनी सारी घटनाएँ हो रही है, बैंकों की भी कुछ जवाबदेही बननी चाहिए। आने वाले समय में हम लोग डिजिटल अरेस्ट को डिटेल में समझेंगे। प्रीलिम में या मेंस में यहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावना है। फिलहाल हम लोग राज्यसभा में जिनको नॉमिनेट किया गया उनके बारे में देखेंगे। नॉमिनेट करने के लिए कौन सा संविधान का आर्टिकल है वो भी देखेंगे। शुरू करते हैं एक एक करके वीडियो में। ओके, कल 15 जुलाई है। 15 जुलाई से अपना 72 बीपीएससी का शुरू हो रहा है। अभी नहीं तो कभी नहीं, जुड़िएगा जरूर ही इसमें। डेली होमवर्क और टारगेटेड आंसर होगा, बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक का। बेसिक से शुरू करेंगे अभी हम, उसके पश्चात हम लोग एडवांस लेवल पर जाएंगे। काफ़ी डिटेल होगा, सभी प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए होगा। हिंदी इंग्लिश सभी मीडियम उपलब्ध है। जॉब वाले स्टूडेंट भी बहुत सारे मेरे साथ जुड़ते हैं क्योंकि टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आप कभी भी आंसर अपना जमा कर सकते हैं, आपको चेक होकर के मिल जाता है, तो ज़रूर ही जुड़िएगा जिन्हें जुड़ना हो। तो चलते हैं, शुरू करते। कैसे जुड़ें? डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है मेरे टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का, वहाँ पर आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको ऐड कर दूंगा। ओके, देखिए आज का पहला न्यूज़। राज्यसभा यानी कि जो अपर हाउस है भारत का, जिसको राज्यों की सभा, क्या है? राज्यों की सभा, राज्यसभा। क्या इसमें हम भेजते हैं क्या चुन के लोगों को? नहीं, हमने जो स्टेट असेंबली में लोगों को चुन करके भेजा हुआ है, जो राज्य सरकार की असेंबली, राज्य में जो असेंबली होता है वहाँ के सदस्यों के द्वारा राज्यसभा के मेंबर्स का चुनाव किया जाता है। राज्यों की सभा राज्यसभा, आम लोगों की सभा लोकसभा, लोगों की सभा लोकसभा, इस तरह से समझिएगा इसको, जिसको लोअर हाउस और अपर हाउस भी कहा जाता है। तो राज्यसभा एक अस्थायी सभा है, इसका विघटन कभी भी नहीं होता है। इसके सदस्य जो हैं वो हर 2 साल 3 साल या 6 साल उनका कार्यकाल होता है, उस अवधि पर रोटेट होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। राज्यसभा भारत का अपर हाउस जो है उसको राज्यसभा कहा जाता है। राज्यों की सभा है, यानी कि राज्यों की जो स्टेट है, जैसे बिहार है, यूपी है, उत्तराखंड है, कर्नाटक है, नागालैंड है, तमिलनाडु है, इनकी बातों को, राज्य सरकार की बातों को उठाया जाता है। राज्यसभा है ये, राज्यसभा, ठीक है। तो दोनों सभा से, यानी कि लोगों की सभा से, चूँकि केंद्र सरकार जो है ये लोगों की भी सरकार है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ये लोगों की भी सरकार है, हम और आप, और जो राज्य हैं इसके एंटिटी हैं, अलग अलग यूनिट हैं, उसकी भी सरकार है। जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया, इनकी भी तो केंद्र की सरकार है। तो हमारा रिप्रेजेंटेशन तो हमारे द्वारा चुने हुए सांसद करते हैं, और इन राज्यों का कौन करते हैं? तो राज्यसभा के मेंबर करते हैं, जिसको राज्यों की सभा कहा जाता है, राज्यसभा। इस प्रकार से इसको याद रखिएगा। राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार भी दिए गए हैं, हालांकि उसके अधिकार कहीं तक सीमित भी हैं, जैसे मनी बिल के मामले में उसके अधिकार सीमित हैं। वहीं पर आर्टिकल 249 के तहत में या नए अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन को लेकर के, केंद्र सूची राज्य सूची में संशोधन को लेकर के, नए अखिल भारतीय केंद्रीय सेवाओं के सृजन को लेकर के राज्यसभा की शक्तियाँ ज़्यादा होती हैं। ये मैंने आपको बेसिक बता दिया है। अब राज्यसभा में जो मेंबर होते हैं उसमें से 12 सदस्यों को नॉमिनेट करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति जी को दिया गया है। ये 12 सदस्य जो हैं ये समाज के अलग अलग वर्ग से शामिल हो सकते हैं, लोक सेवा हो सकता है, कोई कलाकार हो सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में उन्होंने विशिष्ट काम किया हो तो उनको शामिल किया जा सकता है राष्ट्रपति जी के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर आर्टिकल 80 का उपयोग किया जाता है। कौन सा आर्टिकल है बंधुओं?
आर्टिकल 80 के उपयोग के द्वारा राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को नामित कर सकते हैं जिनके पास साहित्य, विज्ञान, कला या सामाजिक सेवा या क्षेत्र विशेष में स्पेशलिटी हो, उनके पास विशेषज्ञता हो, तो उनको शामिल किया जा सकता है किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा। लेकिन राष्ट्रपति जी की ये शक्ति विवेकाधीन शक्ति नहीं होती है, उनको मंत्रिमंडल के द्वारा सुझाव दिया जाता है जिसके बदौलत वो नॉमिनेट करती हैं। ओके, किन 4 लोगों को नामित किया गया? तो पहले हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, ये भारत के पूर्व विदेश सचिव रहे हैं, भारत के इससे पहले विदेश सचिव थे ये। विनय मोहन क्वात्रा से पहले यही थे, हर्षवर्धन श्रृंगला थे। उसके पश्चात फिर बने कौन? तो आपको पता होगा कि विक्रम मिश्री जो हैं वो वर्तमान में विदेश सचिव हैं, तो ये भी याद रखिएगा। अमेरिका में भारत के राजदूत, बांग्लादेश में उच्चायुक्त, थाईलैंड में राजदूत रहे हैं, IFS अधिकारी हैं। 1984 ईस्वी के बैच के विनय मोहन क्वात्रा इनका, हर्षवर्धन श्रृंगला इनका नाम है। 2020 से 2022 तक भारत के विदेश सचिव रहे। G20 की अध्यक्षता के दौरान प्रमुख भूमिका इन्होंने निभाई थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि ये हमारे सदन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। उज्ज्वल निगम नाम है इनका, विशेष सरकारी वकील रहे हैं। बहुत सारे केस सरकार का जिसमें इन्होंने सरकार की तरफ से भाग लिया है, बहुत सारे केस में 26 से 11 मुकदमे में भी आरोपियों को फांसी दिलवाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है, तो बहुत बड़े वकील हैं। अगला है कि मीना कुमारी जैन, इतिहासकार और शिक्षिका हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज में 3 दशक इन्होंने 30 वर्षों तक इतिहास पढ़ाया। जरा सोचिए, इनसे इतिहास का लेक्चर लेना जीवन का किस प्रकार का अमूल्य क्षण होगा। मीना कुमारी जैन। वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में NCERT के मध्यकालीन भारत पर इतिहास की पाठ्यपुस्तक लिखी थी इन्होंने, मीना कुमारी जैन जी ने। कांग्रेस सरकार के दौरान उनकी किताब की जगह दूसरी किताब लाई गई थी। यानी कि ये जो इतिहासकार हैं ये लेफ्ट विचारधारा वाले इतिहासकार में नहीं आती है। मीना कुमारी जैन है नाम है इनका। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ICHR के सदस्य और वरिष्ठ फेलो रही हैं। 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है इनको के। अगला है कि प्रमुख पुस्तक है राम और अयोध्या, जो राम जन्मभूमि विवाद पर आधारित है। PM मोदी ने गंभीर शोधकर्ता और विदुषी कहा है प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा। इनकी किताब का नाम ध्यान में रखिएगा, राम और अयोध्या। अयोध्या जी और राम, ये इनका किताब का नाम है, राम और अयोध्या। C सदानंदन मास्टर केरल के वरिष्ठ BJP नेता और शिक्षक हैं। 1994 में राजनीतिक हिंसा का शिकार बने और इन पर हमला जब किया गया था उसके पश्चात इनके दोनों पैर काट दिए गए थे। आपको पता होना चाहिए एक चीज़, मैं किसी भी सरकार की आलोचना नहीं कर, कुछ दिन पहले ही एक हमारे रेगुलर स्टूडेंट ने मुझे बोला कि आप BJP की आलोचना करते हैं। आज मैं लेफ्ट विंग वालों की आलोचना कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा अगर पॉलिटिकल किलिंग कहीं पर होती है तो वो है केरल और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का पंचायत इलेक्शन में बम मारना बहुत नॉर्मल घटना होती है, वहीं पर केरल के इलेक्शन में धारदार हथियार से हमला करके मारना काटना बहुत नॉर्मल होता है। उतनी पॉलिटिकल किलिंग बिहार और यूपी के इलेक्शन में नहीं होती जितनी राजनीतिक हत्याएं और जितना राजनीतिक रूप से हमला जो है वो केरल और पश्चिम बंगाल में होता है। ये भी सच है, आंकड़ा निकाल करके देख लीजिएगा। हालांकि सभी स्टेट में होते हैं, सर्वाधिक की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बावजूद वो सक्रिय राजनीति और समाज सेवा में लगे रहे। सोचिए, उनके पैर काट दिए गए। 1999 में संघ से जुड़े स्कूल में शिक्षक बने। 2016 में विधानसभा चुनाव भी लड़ा BJP टिकट से, लेकिन हार गए थे। संघ के बौद्धिक प्रमुख के रूप में रह चुके हैं। PM मोदी ने उनकी हिम्मत ठीक है, उनकी सराहना की है, काफ़ी अच्छी बात है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये जितने लोगों को जोड़ा गया है, चारों के बारे में मैंने आपको बताया है, कृपया इनको याद रखिएगा। क्या पता किसके बारे में क्या चीज़ पूछ ले आपसे, क्या पता हर्षवर्धन श्रृंगला जी के बारे में पूछ ले आपसे, उज्ज्वल निगम के बारे में पूछ ले आपसे, तो कृपया इनको याद रखिएगा। मीना कुमारी जैन इतिहासकार हैं, इनको भी याद रखिएगा। BPSC प्रीलिम में पूछा जा सकता है। सभी की तारीफ़ की है, अच्छी बात है। आपको आर्टिकल 80 याद रहना चाहिए, जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ। राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ भी मैंने आपको बता दिया है। अगला है GST सुधार, दर युक्तिकरण पर आम सहमति के लिए चर्चा शुरू हो गया है और माना जा रहा है कि GST में बहुत बड़ा रिफॉर्म हाल ही में किया जा सकता है। दरअसल में 1 जुलाई 2017 से GST को लागू किया गया था और उसके पश्चात से इसमें बहुत बड़े रिफॉर्म नहीं किए गए हैं। बहुत सारी खामियां इसमें विद्यमान है। कुछ वस्तुओं पर अत्यधिक GST लगता है, वहीं कुछ वस्तुओं पर कम GST लगता है। आपको ये पता होना चाहिए कि भारत की संपत्ति का मैक्सिमम हिस्सा 1% लोगों के पास में है, जो 1% पॉपुलेशन है, अमीर वो लोग।
लेकिन जीएसटी सबसे ज़्यादा मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग देता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, गरीब वर्ग और मध्यम वर्ग जो है ये सबसे ज़्यादा कर चुकाता है भारत में, सबसे ज़्यादा कर यही चुकाते हैं, मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग। आप जो और हम जो हैं इस वर्ग में, उसी वर्ग के लोग सबसे ज़्यादा जीएसटी और बाकी तरह के कर चुकाते हैं। तो जीएसटी में रिफॉर्म की बात हो रही है, तो हम इससे जुड़ी हुई चुनौतियों को भी देखेंगे और देखेंगे किस रिफॉर्म की बात हो रही है। इसमें कौन कौन से स्लैब होते हैं? 0% का स्लैब जिस पर कोई कर नहीं, 5% का, 12% का, 18% का और 28% के स्लैब बनाए गए हैं। किसी किसी वस्तु पर 28% भी होता है। सामान्य तौर पर लग्जरियस जो गुड्स होते हैं उन पर 28% कर लिया जाता है भारत सरकार के द्वारा। 18%, 12%, 5% और 0% कर का दर लगाया गया है। ये इनडायरेक्ट टैक्सेज हैं, डायरेक्ट टैक्सेज नहीं है। डायरेक्ट टैक्सेज कौन से होते हैं? तो इनकम टैक्स हो गया, निगम कर हो गया, ये सब डायरेक्ट टैक्सेज होते हैं, यानी कि जिस पर टैक्स लगाया गया है उसी से लेकर के आपको रखना होता है। मतलब आप पर टैक्स लगाया तो आपसे पैसा लेगी सरकार। ये इनडायरेक्ट टैक्सेस के अलग अलग रेट हैं। अप्रत्यक्ष कर सुधार लागू किया गया। जब कोई आप वस्तु खरीदते हैं, कुछ भी आप परचेज करते हैं, तो हर वस्तु पर आपको कुछ न कुछ टैक्स देना पड़ता है। एक बहुत बड़ी गलतफहमी है भारत में कि जो लोग कमाते हैं वही केवल टैक्स देते हैं। बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल ही गलत अवधारणा है। ऐसा कुछ नहीं है। जो नहीं कमाते हैं, यानी कि एक रिक्शा चालक जो है जिसकी आय बहुत कम होती है, वो भी टैक्स देता है। किस प्रकार से? वो दूध लेगा, छाछ लेगा, खाने का कोई वस्तु खरीदेगा, नमक लेगा, चावल लेगा, आटा लेगा, उस पर भी कुछ न कुछ स्लैब में कीमतें तय की गई हैं। यहाँ तक कि पहले इस चीज़ को लेकर आलोचना भी की जाती थी, कफन पर भी टैक्स भारत में लगाया जाता है। तो टैक्सेशन का कोई आज का नहीं है। चोल साम्राज्य में तारी उतारने के लिए, तारी तो जानते होंगे, खजूर और तार के पेड़ पर जो लगता है, इससे जुड़ी हुई जो सीढ़ी, जिस सीढ़ी का उपयोग किया जाता तारी उतारने के लिए, उस सीढ़ी पर भी टैक्स लगाया जाता था। तो टैक्सेशन का इतिहास भारत बहुत पुराना रहा है और चाणक्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में समझाया है कि सरकार को, यानी कि राज्य को, स्टेट को हर छोटी से बड़ी चीज़ों पर टैक्स लगाना चाहिए, क्योंकि टैक्सेशन ही राज्य सरकार की इनकम का तरीका होता है। एकमात्र तरीका वही होता है, सबसे बड़ा तरीका वही होता है दरअसल में। गृह मंत्री अमित शाह की भूमिका, गृह मंत्री अमित शाह इस प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, उन्होंने बोला है कि हम सर्वसम्मति करेंगे, विपक्ष पक्ष सभी को लेकर के चलेंगे। प्रस्तावित सुधार क्या है? लंबे समय से चर्चा में कि 12% जीएसटी स्लैब को खत्म कर दिया जाए। इसके तहत कुछ वस्तुओं को 5% स्लैब में और कुछ को 18% स्लैब में डाल दिया जाए। इसमें दवाइयाँ, स्टेशनरी, घर के सामान, कपड़े, पैकेज्ड फूड आदि शामिल हैं। सोचिए, दवाइयाँ, स्टेशनरी का आइटम, किताब, कॉपीज़, इन पर टैक्सेशन है ना। घर के सामान, कपड़े, पैक्ड फूड, इन सभी पर टैक्स है। और बरसात में कभी गलती सड़क पर में निकलिएगा तो संभावना ये भी होती है कि आप वापस नहीं आ पाएंगे। कहीं पर करंट लग जाएगा, कहीं गड्ढे में गिर जाएंगे, कहीं पानी में गिर जाएंगे। इतना सारा टैक्स देते हैं, लेकिन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अपने देश में अभी भी हमें नहीं मिल पाता है। इससे राजस्व में 70,000 से 80,000 करोड़ तक की संभावित हानि हो सकती है। क्यों हानि हो सकती है? क्योंकि कुछ को हम 5% के स्लैब में डालेंगे और कुछ को हम 18% के स्लैब में डालेंगे। देखिए अगला क्या है, राज्य की आपत्ति क्या है? भाजपा और विपक्ष दोनों ने बोला है कि ठीक है हम इसको करेंगे, ये तो सही है। जीएसटी काउंसिल क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको चुनौतियां बताता हूं कि जीएसटी काउंसिल के समक्ष क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं। तो जीएसटी क्या है? एक एकीकृत अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है, इंटीग्रेटेड इनडायरेक्ट टैक्स का सिस्टम है, जिसे भारत सरकार ने 1 जुलाई 2017 को लागू किया था। इसका उद्देश्य पूरे देश में एक समान कर व्यवस्था लागू करना था। एक राष्ट्र एक कर एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है, जिससे पहले कि विभिन्न अप्रत्यक्ष कर जैसे वैट, सर्विस टैक्स, उत्पाद शुल्क, तरह तरह के अलग अलग टैक्सेशन जोड़े जाते थे, उन सभी को ख़त्म करके अरुण जेटली जी का बड़ा योगदान इसे माना जाता है कि उन्होंने जीएसटी को लेकर के बड़ा काम किया था और इसको सुधार करके लागू करवाने में उनकी बड़ी भूमिका मानी जाती है। इसी सारे सिस्टम को ख़त्म करके एक अप्रत्यक्ष कर का सिस्टम लागू किया गया। दुनिया में सबसे पहले फ्रांस में इस प्रकार का सिस्टम लागू किया गया था। भारत के अलावा दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लागू किया गया है, एक ही अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को लागू किया गया है। ठीक है, एकीकृत कर प्रणाली केंद्र और राज्य दोनों का हिस्सा सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी है। मल्टी स्लैब ढांचा वर्तमान में 5 हैं, जिनमें से माना जा रहा है कि 12% हटाया जा सकता है। कुछ विशेषज्ञ ने बोला 18% भी हटा सकते हैं हम लोग। 0%, 5% और कोई छोटा स्लैब आ सकता है, जैसे कि 8% या 9% का आ सकता है। और 18 और 28 को हटाए जाने की 18 और 12 को हटाए जाने की संभावना दिख रही है।
28 नहीं हटाया जाएगा क्योंकि लग्जरी गुड पर लगाया जाता है। कोई ऐसे उत्पाद जो सामान्य लोगों के लिए नहीं होते हैं, बहुत महंगे ऑलरेडी होते हैं, उस पर अगर आप लगा देंगे तो उसका कोई खास असर सामान्य लोगों पर नहीं पड़ता है। डिजिटल रिटर्न फाइलिंग, सब कुछ ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से इनपुट टैक्स क्रेडिट कारोबारियों को पिछले कर का भुगतान का लाभ मिलता है। अब आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा, ये तो बेसिक जानकारी हो गई। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि जीएसटी से जुड़ी हुई प्रमुख चुनौतियां कौन सी हैं जिसके समाधान की सरकार बात कर रही है। तो चुनौतियों में पहला चुनौती क्या है, बहुत सारे टैक्स के स्लैब बनाए गए हैं, 5 हैं, 0, 5, 12, 18 और 28, इस प्रकार के 5 टैक्स स्लैब बनाए गए हैं जिसके कारण से कॉम्प्लेक्स बन जाता है समझना। राजस्व हानि का डर है कि दरों में बदलाव से केंद्र और राज्य दोनों को राजस्व का नुकसान हो सकता है। राज्यों के बीच मतभेद है, कुछ राज्य खास दरों या छूटों पर सहमत नहीं होते हैं जिससे निर्णय टल जाते हैं। इंटरवेटेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, कुछ क्षेत्रों में कच्चे माल पर ज़्यादा कर और तैयार उत्पाद पर कम, जिससे व्यापारियों को नुकसान हो जाता है। कच्चे माल पर तो आप ज़्यादा कर ले रहे हैं, तैयार उत्पाद पर आप कम कर ले रहे हैं, जिससे जो व्यापारी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। जटिल प्रक्रिया, उच्च अनुपालन लागत से छोटे व्यापारियों को कठिनाई होती है। जीएसटी पोर्टल पर तकनीकी समस्याएं रिटर्न फाइलिंग को प्रभावित करती हैं। निर्यातकों को समय पर रिफंड न मिलना एक सबसे बड़ी समस्या है जिसके कारण से ये बड़ी चुनौती बन गया है भारत में। इकोनॉमिक ग्रोथ को हमारे प्रभावित कर रहा है। हालांकि ये भी है कि टैक्सेशन बढ़ा है। एक समस्या और भी है, कहाँ पर ज़्यादा जीएसटी कलेक्ट होता होगा, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, गुजरात में या बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में। तो ऑब्वियस सी बात इन राज्यों में होता होगा। बड़े राज्य जो हैं, जो कोस्टल हैं, जिनकी इकोनॉमी कंडीशन भी अच्छी है। लेकिन सरकार टैक्स का अधिकांश हिस्सा खर्च कहाँ पर करती है, तो सामान्य तौर पर गरीब राज्यों में। तो इसलिए भी ये राज्य सवाल उठाते रहे कि टैक्स तो इकट्ठा हम करते हैं, हमारे यहाँ पर इकट्ठा होता है, खरीदारी हमारे यहाँ पर होता है, लेकिन सरकार से लाभ अधिक इन राज्यों को मिल जाता है। तो ये भी एक बड़ी चुनौती है। लेकिन देश तो एक ही है, क्या हो गया अगर लाभ मिल भी जाता है तो इस समस्याओं को ध्यान में रखिएगा। अगर इसमें कुछ समाधान होता है जिसकी बात चल रही है तो हम लोग उसको भी देख लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है, एक और है इसके बाद टॉपिक जिसमें विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, उसको मैं समझाऊंगा। पहले इसको जरा समझते। बिहार विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नवंबर 2025 में चुनाव होने वाला है। अब तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी हरी झंडी लगभग में दे दी है। हालांकि अगली सुनवाई भी है, लेकिन उससे पहले लगभग में हरी झंडी दे दी है कि हम इस पर रोक तो नहीं लगाएंगे अभी आप काम कीजिए, देखते हैं आने वाले समय में क्या करना है। इस पर अगली सुनवाई की तारीख भी दी गई है। तो इलेक्शन कमीशन नवंबर 2025 में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बिहार मतदाता सूची का विशेष गहन परीक्षण कर रही है। इसको लेकर सवाल क्या उठाया गया? पहला सवाल उठाया गया कि इतनी जल्दबाजी क्यों? अगर यही चीज़ था, इस साल के जनवरी से आपने एक चीज़ क्यों नहीं शुरू किया? दूसरा, इसमें कहा गया कि बहुत सारे लोग बिहार के बाहर रहते हैं, वो कैसे इस प्रक्रिया में भाग लेकर के अपना मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकेंगे, और अगर मतदाता सूची में नाम नहीं जुड़ पाएगा तो क्या उनको मतदान के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा? तो ये 2-3 सवाल उठ रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए क्या है इसमें। संवैधानिक अधिदेश। भारत संविधान का अनुच्छेद 324 भारत के निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची तैयार करने, संसद व राज्य विधानसभा के चुनाव के संचालन पर अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण का दायित्व सौंपता है। इसीलिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को भी इसको रोकने का अधिकार नहीं मिल पाया, क्योंकि संविधान में लिखित है कि मतदाता सूची किसके द्वारा तैयार किया जा सकता है, तो चुनाव आयोग के द्वारा तैयार किया जा सकता है। उसकी प्रक्रिया को लेकर जरूर सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन उसके अधिकार को लेकर के सवाल नहीं उठाया जा सकता। अधिकार है उसका मतदाता सूची को तैयार करना, लेकिन उसके प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए गए हैं कि आप आधार कार्ड को भी शामिल कीजिए, आप राशन कार्ड को भी शामिल कीजिए। लेकिन आधार कार्ड भारत के नागरिकता का प्रतीक नहीं है, नागरिकता को प्रमाणित नहीं करता है, वेरीफाई नहीं करता है। तो अब ये सवाल उठता है, तो नागरिकता चेक करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन को किसने दिया? ध्यान से सुनिएगा, जो चैलेंजेस यहाँ पर उठ रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। हवाई बातें सड़क पर चल रहे आम लोग जैसे अगर आप भी करेंगे तो क्या फ़र्क होगा सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट में और उन लोगों में जो केवल न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? तो समझिएगा इसको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन ने बोला कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण हम नहीं मानेंगे। बिल्कुल सही बोला। तो इलेक्शन कमीशन को नागरिकता जांच करने का अधिकार किसने दिया? ये अधिकार किसका है? तो ये है होम मिनिस्ट्री का अधिकार है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है MHA, उसका अधिकार है ये कि नागरिकता की जांच करे।
अब इसी को लेकर यहाँ पर पेंच फंसा हुआ है। देखते हैं अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, लेकिन फिलहाल तो मतदाता सूची तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाया है। मतदाता सूची इलेक्शन कमीशन के द्वारा तैयार किया जाएगा और 1 अगस्त को पहली बार मतदाता सूची नया प्रकाशित किया जाएगा, ऐसा इलेक्शन कमीशन ने कह रखा है। डेडलाइन भी है उसका 1 अगस्त। उसके बाद उसमें सुधार किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 326 भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी आयु 18 वर्ष से कम ना हो वोट देने का अधिकार प्रदान करता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अंतर्गत कानूनी ढांचा धारा 16 विदेशी नागरिकों की निर्वाचन सूची में नामांकन से अयोग्य घोषित करती है। धारा 19 यह अनिवार्य करती है कि व्यक्ति, ये 1950 के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा है। ये धारा संविधान में धाराएं नहीं है, संविधान में धाराएं नहीं, एक्ट में है, इसको याद रखिएगा। धारा 19 यह अनिवार्य करती है कि व्यक्ति का आयु निर्धारित तिथि के कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। धारा 20 में सामान्य निवासी को परिभाषित की, जिनसे स्पष्ट है कि सिर्फ किसी क्षेत्र में संपत्ति का स्वामित्व होना वहाँ का निवासी होने के लिए पर्याप्त नहीं है। यूपीएससी प्रीलिम में एक सवाल पूछा, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही शानदार सा सवाल, जिसमें पूछा कि वोट देने का अधिकार किनको होता है। तो जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों और जिनका उस क्षेत्र में मतदाता सूची में नाम हो, वही केवल वहाँ पर वोट दे सकते हैं, उसके अलावा कोई वोट नहीं दे सकता है। अगर केवल वोटर आईडी में नाम नहीं है आपका और आप 18 वर्ष के हैं, उस क्षेत्र के हैं, तो क्या वोट दे सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये अवैध मतदान को, डुप्लीकेट मतदान को रोकने के लिए प्रक्रिया बनाई गई है कि वोटर लिस्ट और 18 साल ये दोनों अनिवार्य किया गया है। जिस जगह के वोटर लिस्ट में आपका नाम होगा वहीं पर आपको वोट देने का अधिकार है। दरअसल में ये पूरे देश में अब शुरू किया जाएगा। क्यों शुरू किया जाएगा? क्योंकि महाराष्ट्र इलेक्शन के पश्चात से और जो अब जितने भी देश में इलेक्शन उसके पश्चात से सुप्रीम कोर्ट पर ये आरोप लगे हैं, इलेक्शन कमीशन पर ये आरोप लगे हैं कि आपने मतदाता जो पहचान पत्र है उसमें डुप्लीकेसी है। एक ही नंबर का मतदाता पहचान पत्र 2 व्यक्तियों के पास में हो सकता है। इसी को लेकर के अब इलेक्शन कमीशन ने रिफॉर्म को शुरू किया है। धीरे धीरे करके यह प्रणाली पूरे देश में ही लागू की जाएगी। हालांकि कोई व्यक्ति अस्थायी रूप से अपने निवास स्थान से अनुपस्थित है तो भी उसे सामान्य निवासी माना जाएगा। धारा 21 के चुनाव आयोग का अधिकार देती है कि वह निर्वाचन सूची का विशेष पुनरीक्षण किसी भी समय कर सकता है यदि वह कारणों को लिखित रूप में दर्ज करता है और कारण उसने दर्ज किया है कि बहुत सारे व्यक्ति जो बिहार से बाहर रहते हैं, इसके कारण से हमें अब इसमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वो वोट देने नहीं आते हैं और वो कहीं और के भी वोटर लिस्ट में शामिल हो गए। जैसे दिल्ली में 10 साल से रह रहे हैं, दिल्ली के वोटर लिस्ट में शामिल हैं और बिहार के वोटर लिस्ट में भी उनका नाम है। इस कारण से चुनाव आयोग को दिक्कतें आ रही है। एसआईआर शुरू करने के कारण क्या क्या बताएं? पिछले 2 तरह के व्यापार शहरीकरण के कारण से बहुत सारे लोगों का आना जाना बढ़ गया है बाहर। इसके कारण से डुप्लीकेसी को रोकना। बिहार पिछली बार विशेष परीक्षा 2003 में हुआ था, तो लगभग 22 वर्षों के बाद फिर से ये किया जा रहा है। संशोधित प्रक्रिया क्या है? 2003 से पहले नामांकित मतदाताओं को केवल 2003 की सूची का एक अंश प्रस्तुत करना होगा कि मेरा 2003 में नाम था, बस ये बोलना होगा उनको और उनका नाम शामिल कर दिया जाता है। 2003 के बाद पंजीकृत मतदाताओं को अपने माता पिता के जन्मतिथि और स्थान को प्रमाणित करने वाले अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं, तो ये 2003 के पश्चात वाले को करना होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मतदाता सत्यापन के लिए स्वीकार्य 11 दस्तावेजों को भारत निर्वाचन आयोग की सूची संपूर्ण नहीं है। ये कमेंट किया था उसने बोला था कि आप आधार कार्ड, निर्वाचक फोटो पहचान पत्र और राशन कार्ड को शामिल करने पर विचार करें। बाय फोर्स नहीं किया था, उसके लिए बोला था विचार करें कि आप इसको शामिल कर लें। ओके, इसके अलावा जो सवाल थे वो मैंने आपको पहले ही बता दिए कि क्या क्या सवाल उठाए गए हैं। एक यहाँ पर है केस जिसके बारे में मुझे आपको बताना था। वो क्या है कि नागरिकता के प्रश्नों का निर्धारण करने के भारत निर्वाचन आयोग के पास संवैधानिक या वैधानिक अधिकार का अभाव है। नागरिकता निर्धारण करने का अधिकार गृह मंत्रालय के पास में है। लाल बाबू हुसैन बनाम निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी 1995 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि मतदाता सूची में पहले से सूचीबद्ध व्यक्तियों से उनकी नागरिकता पुनः साबित करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। ये नेक्स्ट हियरिंग में चुनौती बनेगा इलेक्शन कमीशन के लिए। बाकी देखते हैं कि क्या क्या इससे निकल करके आता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है एक छोटा सा जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। विश्व जनसंख्या दिवस 2025 और भारत का युवा। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस 1989 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित किया गया था। यह 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस की स्थिति को तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। एग्जाम से कुछ ही दिन पहले इस प्रकार के दिवस जो होते हैं गुरु, वो आपके सवाल में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको याद रखिएगा, इसको भूलिएगा मत।
इस बार का थीम क्या है? युवाओं को एक निष्पक्ष और उम्मीद भरी दुनिया में अपने मनचाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना। एम्पावरिंग यंग पीपुल टू क्रिएट द फैमिलीज दे वांट इन ए फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। ये इस बार का क्या है? तो इस बार का थीम रखा गया है। ठीक है, युवाओं की स्थिति क्या है भारत में? स्थिति पता ही है आपको, बहुत अच्छी है कि बुरी है कि क्या है। यूनिसेफ के अनुसार भारत में विश्व की सबसे बड़ी युवा जनसंख्या है। 15 से 29 वर्ष के 371 मिलियन भारत में रहते हैं। इससे बड़ी युवा पॉपुलेशन दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। 2021 में 15 से 29 वर्ष की आयु वाले युवा देश की जनसंख्या के 27.2% थे, लेकिन अनुमान है कि 2036 तक घटकर 22.7% ये रह जाएंगे, क्योंकि युवा बूढ़े भी तो होंगे। अब 55 साल का हर आदमी युवा थोड़ी न रहता है। जनसांख्यिकी महत्व युवाओं की बड़ी जनसंख्या श्रम शक्ति भागीदारी बढ़ाती है और निर्भरता अनुपात को कम करती है, जिससे देश की जनसांख्यिकी लाभांश प्राप्त होता है। लेकिन युवा अगर बेरोजगार होंगे तो वो निर्भर कैसे इंडिपेंडेंट कैसे हो पाएंगे? वो तो निर्भर ही रहेंगे किसी न किसी पर। तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। ये पनपता एक दिन से में नहीं है, ये खराब एजुकेशन पॉलिसी कारण से पनपता है। 2-3 दिन पहले एक NCERT का रिपोर्ट आया बिहार को लेकर के, जिसमें कहा गया कि बिहार के 41% से कम युवा ऐसे हैं जो अपने बारे में निर्णय ले पाते हैं कि क्या करना है उनको जीवन में। बिल्कुल सही सुन रहे आप। बच्चों से लेकर के अच्छे खासे युवा वर्ग तक की जो जनसंख्या है, वो बहुत कम जनसंख्या है जो अपने बारे में निर्णय ले पाते हैं कि उनको क्या करना चाहिए जीवन में। सोचिए कितनी बड़ी त्रासदी है ये, कि पता ही नहीं लोगों को क्या करना है जीवन में। ठीक है, एक उम्र तक नहीं पता होता है, 10-12 तक नहीं पता होता है, ठीक है, चलता है इतना चीज़। हालांकि 10th के पश्चात तो थोड़ा बहुत दिखने लग जाता है क्या करना है, लेकिन बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, अच्छी खासी उम्र भी होगी तब तो फिर गलत हो जाता है। ये गलत हो जाता है देश के लिए। युवा नीति का विकास, राष्ट्रीय युवा नीति 1988-2003 में बनाया गया, जिसमें कहा गया कि युवाओं की आयु सीमा 13 से 35 वर्ष के रूप परिभाषित की गई है। 13 से 35 वर्ष के अगर आप हैं तो आप युवा हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि युवा किनको कहा जाता है 13 से 35, 2003 की नीति के अनुसार 2014 में इसमें रिफॉर्म किया गया, 15 से 29 कर दिया गया युवाओं की युवा कहने की जनसंख्या, मतलब युवा कहने की सीमा 15 से 29 वर्ष निर्धारित की गई। इसका उद्देश्य युवाओं को इस प्रकार सशक्त बनाना है कि वो अपनी पूर्ण क्षमताओं का विकास कर सकें और भारत को वैश्विक मंच पर अग्रणी बनाने में योगदान दे सके। इस नीति में 5 प्रमुख उद्देश्य हैं और 11 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को निर्धारित किया गया। 2024 सरकार ने राष्ट्रीय युवा नीति 2024 को अद्यतन किया है। 2024 के लिए मसौदा जारी किया है, जिसमें सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप युवा विकास के लिए 10 वर्षीय दृष्टिकोण की रूपरेखा तय की गई है। यानी कि 15 साल से ज़्यादा और 29 साल तक के हैं आप तो आप युवा हैं, उससे ज़्यादा हैं तो आप युवा नहीं कहलाते हैं भारत सरकार के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ तो 45 साल के जो नेता हैं वो युवा नेता बनते फिरते हैं, है ना। शादी नहीं करते तो बोलते युवा नेता हैं। वर्ष 2030 तक युवा विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्पष्ट रोड मैप तैयार करना होगा भारत सरकार को, और तैयार नहीं किया गया अभी, नीति मसौदा में ही है। नीति निर्माण जिस दिन फाइनल हो जाएगा उस दिन उसको हम लोग विशेष प्रकार से पढ़ेंगे। आज इतने ही टॉपिक थे, आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।